Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, welcome back to your class and this is your विजय here और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ई-पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, यानी कि चैलेंजेस रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, इंडिया वाली बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले दोस्तों हमने पहला वीडियो का पार्ट अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे वॉच कीजिए। दोस्तों अब हम इस चैप्टर के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1967 के अंदर जो चौथा आम चुनाव हुआ था, जिसे आप लोकसभा का चुनाव बोलते हैं दोस्तों, जिससे सरकार जो है सेंट्रल में बनती है। तो कहने का सेंस यही है कि 1967 के अंदर जो जनादेश आया था, यानी कि जनता के द्वारा जनादेश आया था, वो कैसा था। तो कहने का मतलब ये पहली बार इतिहास के अंदर पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए साबित हुआ, राजनीतिक भूकंप इसलिए साबित हुआ कि इतिहास में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 283 सीटों पर मत या बढ़त हासिल कर पाए बस। अदरवाइज वो इंदिरा गांधी जी जो थी, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, उससे पहले नेहरू जी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इसमें बाहरी मतों में प्रतिशत में जनसंख्या का जो घटावत, मतलब जो हमने सीटों का प्रतिशत गिरता हुआ देखा, जो परसेंटेज हमने गिरती हुई देखी, वो बहुत बुरी थी। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि 1952 के चुनाव के बाद ये पहला ऐसा लोकसभा का चुनाव था जिसमें उन्हें सबसे कम सीटें मिली। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कैबिनेट के इनके खुद के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे वो क्या कहते हैं, चुनाव हार गए। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु से खुद के कामराज जी, समझ रहे हैं, तो के कामराज जी बहुत बड़े लीडर थे, जो आपको पता ही है कि वो अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष थे, वो खुद चुनाव हार गए दोस्तों। तो सोचो कितनी बुरी बात है। तो इस वजह से के कामराज है, एस के पाटिल है, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष है, बिहार के KBS सहाय है, ऐसे बहुत से राजनीतिक धुरंधर जो थे दोस्तों, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन कैसे न कैसे करके सरकार ने चुनाव तो जीता और गठबंधन सरकारें बनाई। कहने का सेंस ये कि सेंटर में आई तो कांग्रेस ही थी, लेकिन चौथा आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें कई वरिष्ठ नेता जो थे वो हार गए। तो आपको ये 9 राज्य दिखाई देंगे जहाँ जहाँ पे वो हारे हैं, ठीक है। पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, ये मद्रास हो गया, यानी कि तमिलनाडु, केरला हो गया पहली बार। और दोस्तों ये एक ऐसा पहला चुनाव था जिसमें 9 राज्यों के अंदर तो इनकी गठबंधन की सरकारें बनी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सरकार तो बनानी थी, तो इसलिए इन्होंने बनाई सरकारें। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि DMK जैसी पार्टी, जो केरल के अंदर पूर्ण बहुमत से आई, यानी कि सबसे ज़्यादा केरल में DMK की सरकार को, ये एक क्षेत्रीय पार्टी थी, यानी कि रीजनल पार्टी, इसका पूरे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं वजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को पहली बार DMK सरकार जो थी तमिलनाडु की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत जीत पाई। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम इनके प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लोकसभा लीडर, राज्यसभा लीडर, फाउंडर ये थे, इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी, यानी जैसे आप रीजनल पार्टी बोलते हैं, फिर तो उनकी भरमार आ गई थी। तो इनका मेन मकसद यही था, ये इसलिए जीत गए थे क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे DMK ने उस समय पे हिंदी भाषी जो लोग थे उनका कहीं ना कहीं विरोध करा था। क्योंकि तमिलनाडु के लोगों का सबसे बड़ा विरोध और केरला का सबसे बड़ा विरोध दोस्तों यही था कि वो हिंदी भाषा जो है ना, इनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। और इसका साथ किसने दिया, इसका साथ द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, DMK की फुल फॉर्म है दोस्तों ये, उन्होंने छात्र का साथ दिया और कहा कि हिंदी अगर राज्य भाषा है तो उनको ज़बरदस्ती उनके राज्य के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये सरकार इतनी फेमस हुई। और उसके बाद दौर चालू होता है गठबंधन का। दोस्तों गठबंधन का मतलब आपको पता ही है, गठबंधन का मतलब यही होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर आपस में सरकार बना दे, उसे हम गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे गठबंधन हुए। गठबंधन में से सबसे बड़ा जो गठबंधन था, गठबंधन इसलिए कराता है कि जहाँ पे किसी भी सरकार को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे गठबंधन करना पड़ता है। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने गैर कांग्रेसवादी, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, गैर कांग्रेसी सरकार जो कांग्रेस की सत्ता से बिल्कुल विरोध में थी,
उन्होंने अपने आप की संयुक्त विधायक दल बनाए थे, उन्होंने गठबंधन बनाया जिसे आप जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बोलते हैं। आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इसके अंदर कोई भी कांग्रेस का बंदा नहीं है। इनके 5 एमएलए, इनके 2 एमएलए, इनके 1 एमएलए, इनके 4 एमएलए, इनके 11 एमएलए, ऐसे ये लोग धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा, इन सभी लोगों ने मिलकर एक खुद की एक अलायंस बना दी। तो इसे ही हम गठबंधन बोलते हैं। बस इसीलिए करा गया कि ताकि क्या कहते हैं, पूरी तरीके से जो सरकार है वो कांग्रेस की ना आए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कांग्रेस जो है इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकती है ना। तो इसी वजह से सरकार आई और 1967 के अंदर महागठबंधन हुआ। दोस्तों ये महागठबंधन, आपको जो इमेज दिखाई दे रही है यूपी की है, और आपको बताना है कि किस चुनाव के दौरान पे इन पार्टियों ने आपस में महागठबंधन किया था। ठीक है, तो गठबंधन के दोस्तों लॉस भी होते हैं। लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि गठबंधन जो होते हैं ना, उनके आपस में विचार जो होते हैं ना वो मिलते नहीं हैं। तो गठबंधन सरकार तो बन जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर्स के अंदर ना फूट पड़नी चालू हुई। 1967 के अंदर जब खुद इंदिरा गांधी जी चुनाव तो जीती, लेकिन उनके सिंडिकेट मेंबर के जो सबसे बड़े हेड थे के कामराज जी, वो चुनाव हार गए। और दोस्तों वो चुनाव हार गए तो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग है, क्योंकि के कामराज जी या सिंडिकेट के मेंबर में 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद इंदिरा गांधी का सपोर्ट करा था। और सिंडिकेट भी यही चाहती है कि अब इंदिरा गांधी जो है वो हमारी बात सुने। तो क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट एक शक्तिशाली प्रभावशाली नेताओं का समूह है। जैसे आपको पता ही, मैंने बोल दिया था आप सभी को कि गैर हिंदी भाषी लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है। तो इन लोगों ने अब ये खुद ही चुनाव हार गए, तो बेचारे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर ये पकड़ कैसे बना पाएंगे, समझ रहे हैं, कैसे बना पाएंगे। इसीलिए के कामराज जी जो थे, कहीं ना कहीं के कामराज जी प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका में इंदिरा गांधी को एक अहम रोल तो निभाया उन्होंने, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी बस उनकी बातें सुन रही थी जब तक वो खुद स्ट्रांग ना हो जाए। ये याद रखना आपको कि अब देखो, जब वो चुनाव हार गए हैं के कामराज जी, तो सिंपल सी बात है, अध्यक्ष तो वो रहेंगे नहीं ना, मतलब चेयरपर्सन, सॉरी, अगर सिंडिकेट मेंबर जो है उसमें इंदिरा गांधी की राय लेने के लिए या इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट मेंबर से सलाह ले, तो भाई वो तो लेना बनता ही है। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी ने वरिष्ठ नेताओं को, यानी कि सिंडिकेट के मेंबरों को दरकिनार किया और अपनी पार्टी के अंदर नए सोच विचार के लोगों की सोच ही अपने पास लेके आना चालू हो गई थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि देखो, अभी तक ना इंदिरा गांधी जी को फ्रंट फुट पे काम करने को मिला नहीं। 1967 में जो चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी का मेन मकसद यही था दोस्तों कि वो भी जनता के बीच में अपनी थोड़ी सी छवि बनाएं। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या कहते हैं, छवि बनाने की सोची। और 1967 के अंदर सिंडिकेट मेंबर सोचता था कि इंदिरा गांधी जी उनकी सुने, जो ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि सिंडिकेट के मेंबर जो थे वो खुद ही चुनाव हार गए थे। तो इसलिए एक नया चेयरमैन बनता है, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, जैसे आप पता है आप सभी को एस निजलिंगप्पा बोलते हैं। तो ये नाम याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। और जब इंदिरा गांधी जी आई तो उनके सामने दो ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले सिंडिकेट से आज़ादी चाहती थी वो, जो उसे लगभग मिल चुकी थी, क्योंकि सिंडिकेट के जो खुद ही सीनियर लीडर्स थे, जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, वो खुद ही चुनाव हार चुके थे। दूसरा, उन्हें क्या करना था, जो कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हुई थी, कांग्रेस ने अपनी ताकत खो दी थी, उसको दोबारा से उन्हें हासिल करना है, रीगेन करना है लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस। तो इसलिए उन्होंने क्या करा दोस्तों, उन्होंने उस समय पे लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज इस्तेमाल करी और उन्होंने 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम करने चालू कर दिए, जिसमें से सोशल कंट्रोल्स ऑफ बैंक, नेशनलाइज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज, शहरी संपदाओं पर कब्जा कर लेना, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट टू द रूरल पीपल्स। ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने इसलिए करी ताकि इंदिरा गांधी जी गरीब लोगों के बीच में, पुअर पीपल्स के बीच में अपनी थोड़ी बहुत छवि बना सके। अगेन यहाँ पे सिंडिकेट का रोल आता है दोस्तों। सिंडिकेट पूरी तरीके से, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी सिंडिकेट के लोगों ने। उन्होंने कहा ठीक है आप ये सभी काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों टर्निंग पॉइंट कहाँ बनता है? टर्निंग पॉइंट बनता है यहाँ पर।
होता क्या है कि जिस समय इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति थी, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे। और जाकिर हुसैन जी के मरने के बाद दो कैटेगरी के लोगों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की थोड़ी छवि सिंडिकेट के रूप में खराब हो जाती है। तो जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हो जाती है तो सिंडिकेट के लोगों को ये लगता है कि हमें नीलम संजीव रेड्डी को जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना चाहिए, क्योंकि खुद कांग्रेस के थे ये पहले, और कांग्रेस के उस समय पे स्पीकर भी रह चुके हैं ये। तो भाई सोचना ये पड़ेगा कि हमें नीलम संजीव रेड्डी को बनाएंगे हम लोग प्रेसिडेंट, और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग अपनी और अच्छी पकड़ बना पाएंगे सत्ता के अंदर, ऐसा सिंडिकेट के लोगों को लगता था। लेकिन आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी सिंडिकेट के लोगों से चाहती थी आज़ादी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वीवी गिरी से, खुद ही कहा वीवी गिरी से कि आप ऐसा करिए वीवी गिरी जी, आप उपराष्ट्रपति थे तो आप ही अपना प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं खुद नॉमिनेशन भरने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ना इंदिरा गांधी जी जो थी वो अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ जा रही थी दोस्तों। क्यों? पार्टी तो यही कहेगी कि पार्टी के बंदे का साथ दो, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी का साथ दो, लेकिन पार्टी के साथ ना होते इंदिरा गांधी जी अपने वीवी गिरी राष्ट्रपति का साथ दे रही है, उन्हें बोल रही है कि तुम बनो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर फूट डालने वाली बात थी, जो इंदिरा गांधी जी की लाइफ में पहली बार क्या कहते हैं हुआ था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा जो थे, क्योंकि अब के कामराज जी रहे नहीं, तो एस निजलिंगप्पा जो है उन्हें बनाया गया, और उन्होंने सचेत करा सभी लोगों को कि आपको नीलम संजीव रेड्डी को वोट करना है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और इंदिरा गांधी का भी यही काम था कि उन्हें नीलम संजीव रेड्डी को ही क्या कहते हैं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी बुलाई थी, स्पेशल मीटिंग करवाई थी, और उनमें ज़्यादा कुछ बात हो नहीं पाई थी। लेकिन गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं एस निजलिंगप्पा कह रहे हैं कि हमें संजीव रेड्डी को वोट करना चाहिए। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का ये स्टेटमेंट जो था, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपीज़ हैं वो सभी अपनी अंतरात्मा की बात सुने, और अंतरात्मा की बात सुनने के हिसाब से ही वो किसी भी कैंडिडेट को चुने। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने खेल कर दिया, वो खेल कर गई, और यहाँ पर वीवी गिरी जी जीत गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जी जिताने वाली थी वीवी गिरी को, वो नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो बने राष्ट्रपति। ये चौथे राष्ट्रपति बनते हैं देश के वीवी गिरी जी, याद रखिएगा। और उसमें अहम भूमिका किसकी थी? उसमें अहम भूमिका थी इंदिरा गांधी जी की। तो यहाँ पर फूट पड़ी दोस्तों, 1969 में फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को पार्टी से निकालने की बात करने लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय पे पार्टी के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी जी ने साथ दिया। तो यहाँ पर पुरानी कांग्रेस स्प्लिट हो गई, जो कांग्रेस थी उसका नाम कांग्रेस ओ पड़ा, जो सिंडिकेट चला रहा था, और नई कांग्रेस बनाई गई, कांग्रेस जिसे आर बोलते हैं, वो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। और 1969 के अंदर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपनी अच्छी छवि बना ली थी जनता के बीच में। तो दोस्तों अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे इंदिरा गांधी जी ने दोबारा से कांग्रेस पार्टी में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।